सही की सही थे। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे बस ये है कि सब लोग आज बात करें थोड़ा। उसका रीजन है कि मैं नहीं जान पा रहा हूँ। जैसे अभी अमनदीप सिंह ने बताया कि भाई लेट हो गया है, चलो मुझे वो माइंड में आ गया कि मुझे उनको क्या आंसर करना है। कोई और प्रॉब्लम है, क्यों ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, या ट्रेड में लॉस गया हो आज, ऐसा कोई सिचुएशन है, या पास्ट में ऐसा कुछ था कि जहां पे ट्रेड नहीं ले पा रहे थे, या तो लेते थे तो जल्दी बाहर निकल जाते थे, या तो लॉस में बाहर निकलते थे, लॉस में बैठे रहते थे और प्रॉफिट में बैठ नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ भी है? नितिन, रोहित, हैप्पी शर्मा, दीप, कोई भी आदमी मुझे शेयर करोगे तो मुझे पता चलेगा कि मुझे आपको क्या बताना है। चेतन गुप्ता हो या अमनदीप जी ने वैसे बोला था ना, मैं हमको एंट्री सीखनी है, हमको एंट्री लेनी करना। नहीं नहीं, हम चूक जाते हैं, सही टाइम पे एंट्री हम लोग चूक जाते हैं। सही टाइम पे एंट्री लेना चूक जाते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल, फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है भी। देखिए, अगर ले लेते तो प्रॉफिट बड़ा हो जाता। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। ये वाला जो आत्मन इंडिकेटर जो मैंने बनाया ना, चेतन गुप्ता का एक मैसेज है, मैं पढ़ लू जरा। कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि प्रेजेंट में थोड़ा सा लॉस हो गया है चेतन गुप्ता का, तो थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चल रहा है। ठीक है, देखिए मैं अब आपको है ना आत्मन इंडिकेटर के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूं। मुझे मालूम है कि सारे लोगों को पता है, फिर भी एक एक चीज जो मैं सोचता हूं और मैंने जो बनाया है इंडिकेटर, वो किस तरह से काम करता है उसके ऊपर पहले थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। मैंने अभी देखिए ये कैंडल्स हटा दिया है, ठीक है? सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मैंने कैंडल को हाइड कर दिया है, खाली आत्मन इंडिकेटर जो है वो दिख रहा है, कैंडल्स नहीं दिख रही है। तो पहला जोन है डिमांड जोन, सेकंड जोन है मैग्नेट जोन, थर्ड जोन है सप्लाई जोन। डिमांड इट मींस यहां से बाउंस बैक हो सकता है। मैग्नेट इट मींस कि यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है कि समझ लीजिए यहां से नीचे आया प्राइस, तो शायद वो ऊपर भी जाए या फर्दर नीचे चला जाए। दोनों में से कुछ हो सकता है, या तो बाइंग साइड से मैग्नेट जोन पे गया तो मैग्नेट जोन पे टाइम पास करके वो प्राइस वापस नीचे भी आ सकती है, या तो फिर वापस प्राइस ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो ये जोन को मैंने इस तरह से मार्क किया हुआ है। अब मेरा पर्सनल व्यू क्या है, जैसे समझ लीजिए कि प्राइस कोई ग्रीन जोन पे है, जैसे आपको दिख रहा होगा कि ये प्राइस यहां पे ग्रीन जोन है, ठीक है? एक सेकंड। एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस यहां पे ग्रीन जोन पे है, तो हमेशा मैं ये मार्क करूंगा ग्रीन जोन से मैग्नेट जोन तक, ग्रीन जोन से मैग्नेट जोन तक जब तक बाई के सिग्नल आएंगे मैं उसी में ट्रेड करूंगा, उसके अंदर सेल के सिग्नल में ट्रेड नहीं करूंगा जब तक वो मैग्नेट जोन को टच नहीं करता। अगर मैग्नेट जोन को टच करने के बाद वो ऊपर जाता है तो भी मैं फर्दर, सप्लाई जोन है, जब तक टच नहीं करता है तब तक मैं सेल के सिग्नल में नहीं जाऊंगा। मतलब ये वाला सेल सिग्नल में ज्यादातर नहीं जाऊंगा, ये वाला सेल सिग्नल में नहीं जाऊंगा, पर बाई सिग्नल में जरूर जाऊंगा। अंडरस्टैंड? कोई बोलोगे तो मुझे पता चलेगा कि ये जो मैंने बताया वो पता चल गया। मेरी आवाज देखिए, जनरली मैं ये तीन जोन जो बनाए हैं ना, डिफाइन किए हुए हैं, तो ग्रीन जोन पे जब प्राइस टच करेगी उसके बाद अगर वो ऊपर फर्दर मूव करती है तो जब जब भी बाई सिग्नल आएगा मैं उसमें जाऊंगा, सेल सिग्नल आएगा मैं नहीं जाऊंगा जब तक वो मैग्नेट जोन को टच नहीं करता है। तो यहां पे अगर बाई सिग्नल आया ये, तो मैं बाई सिग्नल में जाऊंगा, ये वाला बाई सिग्नल में जाऊंगा, ये वाला बाई सिग्नल में जाऊंगा,
और आगे ये वाला बाय सिग्नल में जाऊंगा और यहां से ये बाय सिग्नल में, बस सेल में नहीं जाऊंगा। उसका रीजन बता रहा हूं, ये यहां से लेके जो यहां तक बाइंग आती है और ये सेल सिग्नल जो भी दिखा रहा है ना, ये खाली प्रॉफिट बुकिंग है, खाली प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद वापस से सिग्नल ऊपर की तरफ ही जाना है, वहां पे एंट्री लेना है, फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर एंट्री लेना है। आज का एक एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको अंदाजा लगेगा कि क्या मैं बोलना चाहता था। अब मैं कैंडल को शो कर देता हूं। देखिए ये 15 मिनट की कैंडल है आज की, ठीक है। अब रेड जोन पे मैं सेल का ही प्लान करूंगा। रेड जोन पे सेल सिग्नल आएगा तो मैं प्लान करूंगा, बाई सिग्नल में मैं प्लान नहीं करूंगा। और ऑलमोस्ट हर बार आपको ऐसा ही महसूस होगा कि रेड सिग्नल पे, रेड का सेल ऑब्जर्वेशन पे हमको प्लान क्यों करना है वो भी बता देता हूं। ये वाले सिग्नल पे प्लान क्यों करना है? बिकॉज एमएससीडी नंबर 1 कंफर्मेशन। सेकंड, इस ग्रीन वाले जोन में हमको एंट्री नहीं लेना था, लेते तो भी ओके था। जो रिस्की ट्रेडर है वो ले सकते हैं, क्योंकि आत्मन इंडिकेटर इज अ रिस्की इंडिकेटर। अब इसमें मैं नहीं जाऊंगा, उसका रीजन है कि ये एमएससीडी डाउन में था और ये जो सेलिंग आया ना उसका ये प्रॉफिट बुकिंग था। ये पूरा सेलिंग का प्रॉफिट बुकिंग था। प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो यहां से फर्दर नीचे ही जाने वाला है। कल की डेट में भी जो डेटा बोल रहा है वो नीचे का डेटा बोल रहा है, पुट साइड का। तो जब भी रेड जोन से अब मैग्नेट जोन तक, जब तक मैग्नेट जोन, एक सेकंड, जब तक ये मैग्नेट जोन तक नहीं आता है तब तक मैं सेलिंग के प्लान की तरफ जाऊंगा ज्यादातर। उसका एक मेन रीजन भी बता रहा हूं कि जैसे मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी वॉच आउट करना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे रेड जोन है। अब मैं 30 मिनट का टाइम फ्रेम करूं तो ये एक मैग्नेट जोन पे वापस आ रहा है, ये मैग्नेट जोन पे आया हुआ है। फिर 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये मैग्नेट जोन से ब्रेकआउट दिया हुआ है और एमएससीडी भी नीचे है, यानी 75 मिनट टाइम फ्रेम ये बोल रहा है कि मैं यहां से नीचे आ चुका हूं और मुझे फर्दर नीचे जाना है। या तो मैग्नेट जोन पे अब वो टाइम पास करेगा, 75 मिनट में टाइम पास करेगा, जब तक या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं देगा वो नहीं जाएगा। पर मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि एमएससीडी ने डाइवर्जन दिखा दिया है डाउन साइड का, तो ये ट्रेड जो है वो कल कंटिन्यू कर सकता है नीचे की साइड पे। तो ये आत्मन इंडिकेटर जो है, मैंने सबसे पहले बोला है कि पहली 15 मिनट पे ट्रेड नहीं करना है। पहली 15 मिनट के बाद कोई भी सिग्नल आया आप ट्रेड कर सकते हो। अब मुझे मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूं। देखिए आप सब लोगों को मुझे जवाब देना, ये डॉट्स दिख रहे हैं क्या आपको ट्रेड में? जी सर। सब लोगों को ये डॉट दिखते हैं? यस। ठीक है। यस। देखिए ये डॉट जो है ना वो भी एक री एंट्री का काम करता है। जैसे अगर आप ये वाला ट्रेड मिस कर गए थे, ठीक है, अब ये कैंडल ने डॉट के ऊपर गया और डॉट से फिर वापस रिटर्न आ गया, डॉट के ऊपर गया रिटर्न आ गया, डॉट के ऊपर गया रिटर्न आ गया। आप इस डॉट पे वापस से, ये डॉट के ऊपर प्राइस आती है तो वापस से आप री एंट्री कर सकते हैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। ये नहीं कि ये बड़ा स्टॉप लॉस लेके, पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिमाग में रख के ये डॉट से भी एक री एंट्री कर सकते हैं। अब ये डॉट का मतलब क्या है? जैसे डॉट जो है ना, ये समझ लीजिए ये लास्ट वाली कैंडल है, इसका डॉट है 24,225। अगर कल मार्केट 24,225 के ऊपर खुलता है तो ये बाय ऑब्जर्वेशन दिखा देगा।
ये डॉट जो है वो आपको पहले से ही बता रहा है। जैसे यहां पे देखिए दो प्राइस दिख रही है, एक तो 24,128 पे बंद हुआ है और 24,225 का एक सिंबल दिखा रहा है। तो अभी आपको ये ढूंढने की संभावना नहीं है, मतलब ट्रेड चालू है ना, मतलब मार्केट चालू है, तो आपको पहले से पता है कि 24,225 के ऊपर जाएगा और सस्टेन रहेगा, तो बाई सिग्नल एक्टिवेट होने वाला है। जैसे अभी लाइव में दिखा देते हैं कि गोल्ड में, अब ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, तो गोल्ड का चार्ट अप में जा रहा है। वैसे हमको गोल्ड का चार्ट 2 घंटे में देखना चाहिए, ठीक है। अब ये 2 घंटे की सवाल है, तो ये 2 घंटे में ये जो डॉट दिख रहा है अभी है 4816, मतलब 4816 रुपया है, और 4812 पे आने पे ये सेल ऑब्जर्वेशन दिखा देगा। प्लस ये रेड जोन पे भी है 2 घंटे के टाइम फ्रेम पे, इसका मतलब, और एमएससीडी भी डाउन है, इसका मतलब थोड़ा सा साइडवेज जोन में है गोल्ड। बट अगर ये 48,012 रुपीस के नीचे क्लोज करता है तो आपकी सेल साइड की एंट्री एक्टिवेट हो जाती है गोल्ड के अंदर। तो ये डॉट आपको पहले से बताता है कि प्राइस कहां पे आने पे आपकी सेल एंट्री बन रही है। अब आपको ये नहीं लगेगा कि, मतलब जो पहले वाले इंडिकेटर में जो चीज मैंने नहीं दिया था, ये इंडिकेटर में मैंने ये चीज दे दिया कि आपको पहले से पता है कि बाई एंट्री और सेल एंट्री कब आने वाली है। अकॉर्डिंग टू टाइमिंग, जो बच रहने का टाइमिंग है, वहां पे आप पुट को ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, कॉल को ऐड कर सकते हो वॉच लिस्ट में, और आप डिसीजन मेकिंग तुरंत कर सकते हो कि यहां पे प्राइस आएगी, 2-3 मिनट यहां पे ठहरेगी प्राइस और उसके नीचे जाती है प्राइस और एमएससीडी फेवर में, तो आप एंट्री ले सकते हो। अब ये मुझे बताओ कि ये मैंने बताने के बाद ये आसान लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? कोई भी बोल सकता है। इजी लग रहा है। पॉइंट आपको पता कर दिया कि ये जो पॉइंट है वहां से बाई ऑब्जर्वेशन या सेल ऑब्जर्वेशन आने वाला है, और ये कंफर्म है। भले ही चालू मार्केट में थोड़ा ऊपर नीचे वो पॉइंट होता रहेगा बिकॉज ऑफ डेटा की वजह से, बट ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं होगा। बट आपको पॉइंट पता है कि यहां से बाई ऑब्जर्वेशन या तो सेल ऑब्जर्वेशन एक्टिवेट हो जाएगा और आप अपनी एंट्री को मिस नहीं कर पाओगे। तो ये चीज मैंने, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर, मतलब किसी भी इंडिकेटर में ये चीज नहीं है जो मैंने लाके खड़ा कर दिया है। एकदम कंप्लीट समझ में आ गया सबको? एक बार हाँ या ना बता दीजिए भाई। यस यस। एक बार शॉर्ट में एक और हो जाती है प्लीज, शॉर्ट। वापस से एक बार समझाओ वो पॉइंट वाला। हाँ जी बिल्कुल। तो आप अपना माइक ऑन करिए, जी बिकॉज मैं अकेला अकेला बात करूंगा, मुझे भी मजा नहीं आता, मेरे को नींद आती है। हाँ बिल्कुल कर लीजिए, और मैं साथ में ट्रेडिंग भी खोल लेता हूँ। नहीं वो इसलिए मैं आपकी देख लेता हूँ। देखिए आपको ये डॉट दिख रहा है कि ये बहुत डॉट दिख रहा है। दिख रहा है ये डॉट, जी जी और यहां पे 2 प्राइसेस दिख रही है ग्रीन में, जी बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और ये प्राइस जो है वो लाइव प्राइस है। ओके अब ये जो कांस्टेंट वाली प्राइस है ना, अगर अपनी करंट प्राइस कांस्टेंट प्राइस से नीचे जाएगी तो आपको अभी से पता है कि गोल्ड में सेल साइड की एंट्री बन सकती है। मतलब आप अभी अभी देखिए, आप चार्ट देख रहे हैं, अब चार्ट में अगर ये प्राइस ऊपर होती और ये डॉट नीचे होता तो आपको लगता है कि चलो 5 मिनट में का काम, कोई मैं काम कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर क्या कर सकते हो कि यहां पे ही एक हॉरिजेंटल लाइन बना दो और अलर्ट सेट कर दो। ये अलर्ट मैंने सेट कर दिया, अलर्ट हर ट्रेडिंग व्यू में फ्री है, ठीक है। तो आपने अलर्ट सेट कर दिया। जैसे ही अलर्ट बजेगा मोबाइल में
आपको पता चल जाएगा भाई सेल की एंट्री बनी है, आप चार्ट ओपन किए, हाँ सेल की एंट्री बनी है, 2 मिनट वेट किया, उसके बाद आपको जो पुट लेना है या कॉल लेना है वो उसके बारे में आपको पहले से पता है, राइट टाइम पे पता है। ठीक है। तो ये एकदम कंप्लीट समझ में आ गया। तो ये डॉट जो है वो इसका काम कर रहा है, यानी ये डॉट जो है ना वही आपके स्टॉप लॉस का भी काम कर सकते हैं कभी कभी। पर कैसे काम करेंगे, जब तक पूरी तरह से टाइमर क्लोज ना हो जाए। जैसे अभी समझ लीजिए कि ये वाला सेल साइड पे आया था बट क्लोज नहीं हुआ, ये क्लोज नहीं हुआ, ये भी आया था नीचे पर क्लोज नहीं हुआ। अगर जो कैंडल क्लोज हो जाती है इसका मतलब आपका एसएल हिट हो गया है, आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी और निफ्टी में वापस से एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे पहला जो यहां पे सेल एंट्री बनी थी उसके बाद डॉट्स जो थे वो कांस्टेंट हो गए थे और यहां पे बार बार प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, बट सेलर जो थे वहां पे यही प्राइस पे एक्टिवेट हो रहे थे। ये इंस्टीट्यूशनल जो लोग जहां पे सेल का बटन दबा रहे हैं ना, ये पॉइंट वो है। मतलब आज है ना भर भर के पुट बाइंग जो है वे 24,325 के ऊपर भर भर के पुट बाइंग हुई है और ये जोन यही दिखा रहा है, ये डॉट्स जो है ना वो यही दिखा रहा है। ये डॉट जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं वो डॉट नहीं डालने वाला था पर मैंने सोचा ये मेरी कम्युनिटी के लिए मैं ये डाल देता हूं, तो मैंने ये डाला। जब से मतलब ये पता चल जाएगा आपको कि हाँ अब ये एंट्री आप मिस कर गए, पर उसके बाद अगर 10 मिनट वेट भी करते, 15 मिनट और 30 मिनट वेट भी करते तो आपको पता चल जाता है भाई डॉट कांस्टेंट है, मुझे ये डॉट के ऊपर एक बार छोटा सा एसएल लगा के, मतलब 20,200 रुपए का एसएल लगा के आप एक री एंट्री मार सकते थे। सेम है जब ये मूवमेंट में आ गया तब ये डॉट यहां पे है, ठीक है, और ये कैंडल के क्लोजिंग पे आप वापस से एक री एंट्री मार सकते थे, एसएल ये रहेगा। फिर जब दूसरी कैंडल बंद हुई तो आपका एसएल जो है वो नीचे जाके यहां तक आ गया, ये एसएल ट्रेल का भी काम करेगा। ये डॉट जो है वो एसएल ट्रेल का भी काम करेगा। तो इस डॉट की वजह से आप है ना मल्टीपल चीजें कर सकते हैं कि ये डॉट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉट है। मल्टीपल चीजों को आप कंफर्म कर सकते हैं उसके अंदर से। एक तो एंट्री लेने के टाइम पे भी काम आता है, बाई और सेल ऑब्जर्वेशन कब आने वाला है उसके बारे में भी पता चल सकता है, और अगर एंट्री ले चुके हैं तो ट्रेलिंग एसएल, मतलब अगर एसएल आपका ऊपर है, जैसे अभी किसी ने बताया, दीप ने शायद बताया कि जल्दी से एग्जिट कर गया, तो जल्दी से एग्जिट करने के बदले अगर वो डॉट को फॉलो करते रहते तो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते थे। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है सर। समीक्षा के पर प्रीमियम में बताना, प्रीमियम में कैसे एंट्री करनी है। सर मैं प्रीमियम में ज्यादातर देखता नहीं हूं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कोई भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मुझे बताइए पहले तो, कि कौन सा प्रीमियम मैं लगाऊं, स्ट्राइक प्राइस कौन सी लगाऊं जो सुबह आप बोल रहे हो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल हमने शॉर्ट ली 24,400 का टोटल होगी। एक सेकंड, चलिए स्ट्राइक प्राइस के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं वापस से। आपका कहना है, कौन बात कर रहा है, वापस नाम बताइएगा। रोहित। रोहित बोलो 24,400। अब ये 24,340 पे आया था, तो कौन सा स्ट्राइक प्राइस आप लेंगे मुझे ये बताइए। 24,300 पे आया था तो आप इसमें से कौन सा स्ट्राइक प्राइस उस समय पे लेने वाले थे। 24,300 माने ये वाला था, 24,300 ये वाला, तो आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेते हैं भाई। इसका डेल्टा शो करने का भी तरफ
नहीं, उस समय पे आप कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करते हैं? आप यहाँ से ऊपर वाला करते हैं या करंट स्ट्राइक प्राइस करते हैं या नीचे वाला करते हैं? हैं? ऊपर वाला, अगर पुट का व्यू है तो ऊपर वाला करता है। या ये ऊपर वाला? इधर से नीचे वाला, उस साइड से नीचे वाला, नीचे वाला, ठीक है। देखिए जहां मार्केट चल रहा है उससे ऊपर वाला, अगर पुट लेना तो ऊपर वाला, अगर कॉल लेना तो उससे नीचे वाला। बराबर है, यानी 1 2 3 4 5 मतलब 24,550 का स्ट्राइक प्राइस उस समय पे लेते। इसका डेल्टा है 7, तो सर मैं डेल्टा मैक्सिमम वही लेता हूं, 0.5 या 0.56 वाला चूज करता हूं। मैक्सिमम ट्राई ये करिए कि 0.7 वाला डेल्टा ले। जी ठीक है, अब समझ लीजिए 24,550 जो हम ऐड करते हैं, 24,550 निफ्टी, अब ये देखिए ये पहली कैंडल थी, दिख रहा है सबको? अब ये पहली कैंडल थी जो सेल में थी, पर पहली कैंडल पे हम लोग काम नहीं करते, और सेल में थी पर एमएससीडी ऊपर था, तो बट वे से हम काम नहीं करेंगे। सेकंड कैंडल थी 320 पे, उसने बाय ऑब्जर्वेशन दिया था, एमएससीडी ऊपर था, बाय ऑब्जर्वेशन दिया था, हमको उसके साथ साथ चलना था। अगर ये पहली कैंडल में एंट्री अगर मिस कर गए होते तो ये वाली जो चीज, अब समझ लीजिए सिंपल सा एक फंडा बता देता हूं, अगर यहां पे मिस कर गए हैं तो ये डॉट पे आने पे आप 25 से 30 पॉइंट का एसएल लगा के आराम से ट्रेड कर सकते हो, बिकॉज उस समय पे एमएससीडी आपके फेवर में था, और उसके बाद आप डॉट के ऊपर अपना ट्रेल को एसएल को ट्रेल कर सकते थे। सर एंट्री 5 मिनट में लेनी कि 15 मिनट में? 15 मिनट में ही एंट्री लेना है अगर आप प्रॉफिटेबल हो अभी तक, तो 5 मिनट में एंट्री लो, 3 मिनट में एंट्री लो, मेरी तरफ से अप्रूव्ड है। पर जब तक आप जिंदगी में प्रॉफिटेबल नहीं बनते हो, जैसे दीप का एग्जांपल ले लीजिए, 1500 रुपया आज अर्न किया, ठीक है, अब आज से अगर दीप है ना 120 दिन तक यही चीज को फॉलो करता रहता है, और 120 दिन में से समझ लीजिए 30 दिन वो उसका लॉस होता है, और बाकी के 90 दिन अगर वो प्रॉफिट करता है ना, तो उसके अकाउंट के अंदर 1 लाख की अमाउंट ऐड हो जाएगी। वहां पे शुरू होता है गेम आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होने का, कि हाँ मैं ये कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। 120 बार करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये सारी चीजें मैं इतना ही बोलूंगा कि 15 मिनट में, भले ही थोड़ा सा लेट हो जाएगा, पर लेट होने के बावजूद भी 15 मिनट तरह का काम करेगा और वो आपको रैली भी देगा। बताइए। और कुछ कि जिससे, और भी देखिए साइकोलॉजी के बारे में अभी अमनदीप ने बोला था कि साइकोलॉजी और ट्रेड में बैठ नहीं पा रहे हैं, तो शायद मैंने पहले भी क्लास में बताया था, फिर भी मैं बता रहा हूं कि साइकोलॉजी ठीक तभी होगी कि जब आप एक लॉट की अमाउंट जो यूज करने वाले हैं इंटू 12 वो अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं होगी, तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। यानी अगर ये मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना है, या तो ये मार्केट को आपका करियर भी बनाना है, या तो ये मार्केट में ऐसा सोच के चल रहे हो कि मुझे 30,000 40,000 पर मंथ की इनकम भी चाहिए, तो आप एक बात समझिए कि किराने वाले का स्टोर जो होता है ना, उसमें 2 रुपया 3 रुपया का मार्जिन होता है, या 4 रुपया 5 रुपया पर आइटम के अंदर मार्जिन होता है।
पर वो आइटम जो होती है वो 50 रुपए की होती है, 60 रुपए की आइटम होती है, उसमें भी उसको 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके वो दिन का 3,000 रुपया कमा रहा है, किराने वाला भी। और आप ये सोच रहे हो कि 30,000 लगा के मैं 2,000 रुपया कमा लूं या 1,000 रुपया कमा लूं। तो कोई भी कैलकुलेशन जो है ना वैसे नहीं हो सकता है। अभी समझ लीजिए कि कोई 30,000 रुपए का आपका कोई कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन आप परचेज कर रहे हो 30,000 रुपए का, इंटू 12 माने 3,50,000 के आसपास हुई। ये 3,50,000 में अगर 2,000 का एसएल लग जाएगा या 2,000 तक वो माइनस जाएगा, तब तक आपका मन हिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास 3,50,000 रुपया है। बट अगर आप 30,000 रुपया लेके आओगे और 30,000 में रिस्क मैनेजमेंट करने जाओगे कि 2,000 कट गया, तो वहां पे आपका जो डेंट है ना वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास गिरना शुरू हो जाएगा। जबकि 3,50,000 होगा ना, उसमें से 2,000 जाएगा तो आपको पता है कि नहीं, मैं और 2 ट्रेड लूंगा ना तो ये 2,000 आराम से मैं वसूल कर पाऊंगा। बट जब 30,000 में से 2,000 रुपया माइनस चला जाएगा तो आप ये नहीं समझ पाओगे, मतलब आप और भी डरोगे कि अब और 2,000 गए ना तो मैं एक लॉट लेने के लायक भी नहीं रहूंगा, क्योंकि एक लॉट की मिनिमम वैल्यू 25,000 से 30,000 के बीच में है। फिर आप क्या करोगे, गलत स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, सस्ता वाला स्ट्राइक प्राइस। और जब भी मतलब ये जो बोलते हैं ना, कहावत है ना, सस्ता अच्छा नहीं होता है, तो मार्केट में भी ये एप्लीकेबल कि अगर सस्ता चीज ढूंढने के लिए गए ना, जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे रोहित का एग्जांपल था कि हम ये स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, ठीक है, 24,000 हम लोगों ने 550 की स्ट्राइक प्राइस लिया। बट उसी समय पे जब 24,350 था और मेरे पास पैसा नहीं है, उसी समय पे मैं अगर ये स्ट्राइक प्राइस पसंद करता कि मैं 24,150 की स्ट्राइक प्राइस लेता हूं, तो हम उसको ऐड करते हैं 24,150। ये सस्ता और महंगे का फर्क दिखाता हूं, क्योंकि लोग लेते हैं। अब ये देखिए 24,550 का 320 रुपए का प्रीमियम 9:30 को था, और 320 का प्रीमियम जो गया हुआ है वो अराउंड 495 गया है, यानी 495 माइनस 320 175 पॉइंट की रैली किया है, ठीक है। बट अगर उसी समय पे हम लोगों ने 24,100 का पुट ऑप्शन बाय किया होता, 24,100, देखिए 24,100 का पुट ऑप्शन अगर उस समय पे हम लोगों ने बाय किया होता, तो ये पुट ऑप्शन 126 रुपए का था और 126 से 198 गया। हमको वो वाली स्ट्राइक प्राइस में उतने ही समय में 175 पॉइंट मिले थे, जबकि ये 198 माइनस 126 72 पॉइंट मिले। मतलब मैं भी सेम टाइम पे काम कर रहा हूं, आप भी सेम टाइम पे काम कर रहे हैं, बट आपने सस्ता प्राइस लेने के चक्कर में आपको प्रॉफिट जो है, मतलब 72 पॉइंट लेने के लिए भी आपको 1:30 बजे तक बैठना पड़ेगा। और जबकि उसी चीज में अगर 75 पॉइंट अगर हासिल करना था, तो 320 से लेके 75 पॉइंट अगर हासिल करते, यानी 400 रुपए का रेट अगर हासिल करना था, तो 400 रुपए का रेट तो हमको 11 बजे ही मिल गया था। उस स्ट्राइक प्राइस में 1:30 बजे तक बैठते तो 72 पॉइंट मिलता, और ये स्ट्राइक प्राइस में 72 पॉइंट लेने के लिए हमको 11:30 बजे तक बैठना था, मतलब 9:30 से 11:30 में 72 पॉइंट मिलते थे। तो गलती से भी अगर साइकोलॉजी ठीक करनी है ना, तो सबसे पहले अकाउंट को ठीक करो।
तो सर एसएल कितने पॉइंट का लेना है मिनिमम? देखिए जब इंडिया विक्स 9 से लेके 12 के बीच में होता है जी तब हम 25 पॉइंट ऊपर 25 पॉइंट नीचे निफ्टी में रख सकते हैं। बट आज आप जानते हो कि इंडिया विक्स जो है वो 18 का है। 18 का इंडिया विक्स के दौरान हमको एसएल जो है वो 40 पॉइंट ऊपर और 40 पॉइंट नीचे रखना पड़ेगा। और सही स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे ना तो डेफिनेटली 40 पॉइंट आपको टारगेट मिलके जाएगा। जब जब भी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है आपका एसएल और टारगेट, क्योंकि फ्लक्चुएशन जो है ना वो बहुत ज्यादा है। आप भी मार्क कर रहे होंगे कि जब भी ट्रेड लेते हैं तो 1000 रुपया माइनस जाने में और 1000 रुपया प्लस जाने में देर नहीं लग रही है। 1000 रुपीज प्लस होने में 1000 रुपीज माइनस होने में देर नहीं लग रही है। तो उसका रीजन ही यही है कि इंडिया विक्स हाई है और वॉलाटिलिटी हाई है। वॉलाटिलिटी जब हाई है तो हमको सेफर साइड के लिए प्रीमियम भी, एसएल भी जो है और टारगेट भी जो है वो बड़े बड़े रखने पड़ेंगे। सर एक चीज और पूछूंगा, ये मतलब जो आपका इंडिकेटर है एक क्या स्विंग ट्रेड के लिए भी काम करेगा स्टॉक्स में? स्टॉक्स में आराम से काम करेगा ना, क्यों नहीं काम करेगा। मैं स्विंग ट्रेड का मतलब आप इंट्राडे की बात कर रहे हो या 2-3 दिनों की बात कर रहे हो? मतलब आज ये हफ्ते भर के लिए बोली माइंड ब्लोइंग। हफ्ते भर के लिए तो डे फ्रेम देखो। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैं डे फ्रेम पे चला जाता हूं किसी भी स्टॉक्स में, ये देखिए खाली और खाली मैंने क्रॉम्पटन खोला हुआ है, ठीक है। डे फ्रेम में क्रॉम्पटन खोला हुआ है, 231 पे उनका बाइंग का सिग्नल था और 1 2 3 4 दिन में 246 248 यानी काफी अच्छा मूव दे दिया था। उसके बाद वापस से मूव आया 245 का, वो अभी जाने के लिए तैयार है। देखिए सेल साइड में मैं एंट्री नहीं लेता क्योंकि डिमांड जोन से मैं मैग्नेट जोन तक, मतलब क्रॉम्पटन का टारगेट 285 तो है ही। अब ये 245 से वापस से चाल, देखिए ये चाल शुरू किया उसने डे फ्रेम में, यहां पे रिट्रेसमेंट लिया मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, नए बायर्स ऐड हुए, नए बायर्स ने और दबा के ऊपर लेके गए। अब ये देखिए क्रॉम्पटन क्यों भाग रहा है। क्रॉम्पटन बट ऑब्वियस है ना कि गर्मी का मौसम है, सबको फैन चाहिए, कूलर चाहिए, तो ये कंपनी का ज्यादा माल बिकेगा। तो हमें ये भी पॉजिटिव माइंड में आ जाता है कि क्रॉम्पटन कंपनी करती क्या है, तो उसकी वजह से हम इसके अंदर जा सकते हैं। अब ये देखिए आईटी सेक्टर में देखिए कैंस टेक्नोलॉजी, अब ये कैंस टेक्नोलॉजी में सेम देखिए एमएससीडी ने भी अप मूवमेंट दिया, यहां पे भी बाइंग मूवमेंट दिया और वहां से देखिए 3589 से आज वो 42, मतलब 10 दिनों में 700 पॉइंट ऊपर है। तो स्टॉक में भी परफेक्ट काम कर रहा है। आंसर मिल गया? हेलो हेलो सर। हाँ जी सर गुड इवनिंग सर, मैं विजय बात कर रहा हूँ बैंगलोर से। सर आपका जो एक एग्जांपल बताइए सर, मैं इंडिकेटर से अगर ऑप्शन बाइंग में कुछ एंट्री लेना है तो क्या क्या पैरामीटर्स देखना पड़ता है सर आपका इंडिकेटर से सिग्नल लेने के लिए? वापस से एक बार क्वेश्चन पूछिए। नहीं सर, अगर आपका इंडिकेटर से ऑप्शन बाइंग में अगर एंट्री लेना है तो क्या क्या पैरामीटर्स को देखना पड़ता है सर वो एंट्री लेने के लिए? ठीक, सिंपल है। इंडिकेटर मैंने बहुत सिंपल से तरीके से बनाया है। पैरामीटर्स क्या चेक करना है, क्या 2 पैरामीटर्स है, उसके बारे में मैंने अभी, शायद आप लेट ज्वाइंट हुए हो पर क्लास के शुरुआत में ही मैंने बता दिया था। वापस से एक बार और सबको बताता हूं, 2 मिनट का टाइम लूंगा क्योंकि बाकी सब लोगों ने ये बातें पता कर लिया है। मैंने स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था, फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूं। श्योर सर। मैंने अभी कैंडल्स को हाइड कर दिया है, ठीक है।
मैंने सारे कैंडल्स जो है उसको हाइड कर दिया है, खाली इंडिकेटर शो हो रहा है। सारी कैंडल्स हाइड है, इंडिकेटर शो कर रहा है। इंडिकेटर में 3 सेक्शन है, डिमांड जोन, मैग्नेट जोन, सप्लाई जोन। ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई प्राइस डिमांड जोन पे है और वहां से बाई का सिग्नल आता है तो मैग्नेट जोन पर जाएगा ही जाएगा ऑलमोस्ट हर बार। 95% है, 95% चांस है कि डिमांड जोन पे 95% चांस है कि डिमांड जोन से प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो मैग्नेट जोन पे जरूर जाएगा। तो नंबर 1 रूल, अगर बाई सिग्नल जनरेट होता है डिमांड जोन पे और आपका MACD, ये ब्लू लाइन MACD जो है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, अगर ऊपर है और डिमांड जोन से बाई सिग्नल है, यानी डिमांड जोन से बाई सिग्नल फर्स्ट कंफर्मेशन, MACD ऊपर सेकंड कंफर्मेशन 2 कंफर्मेशन हो गया, मैं बाई करूंगा। अब डिमांड जोन से मैग्नेट जोन तक जब भी सेल सिग्नल आएगा, इसके बिटवीन सेल सिग्नल आएगा, मैं सेल की एंट्री नहीं लूंगा। बिकॉज एक एग्जांपल कि अगर किसी ने बाई किया हुआ है तो वो प्रॉफिट देख के वो छोड़ेगा भी, प्रॉफिट को बुक भी करेगा। तो जब वो बुक करेगा तो सेल की एंट्री ट्रिगर होगी पर वो सेल की एंट्री ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, वो वापस से बाइंग में तब्दील हो जाएगी क्योंकि उसको मैग्नेट जोन तक जाना था। तो अगर डिमांड जोन पे बाई सिग्नल आता है तो मैं बाई में जाऊंगा, सेल सिग्नल पे मैं वेट करूंगा, उसके बाद अगर बाई सिग्नल वापस जनरेट होता है तो मैं बाई में जाऊंगा टिल मैग्नेट जोन तक। मैग्नेट जोन से अगर प्राइस अगर फर्दर ऊपर जाती है तो मैं सप्लाई जोन तक ओनली बाई करूंगा, सेल का सिग्नल पे मैं काम नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पे MACD डाइवर्जन मिल जाए कि भाई यहां से स्ट्रांगली है और मुझे बड़े टाइम फ्रेम में मिलेगा, पर वो सेकेंडरी मैटर है, उसको इग्नोर कर दो कि चलेगा। बट यहां से अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो बाई सिग्नल पे काम करो, और अगर सप्लाई जोन से नीचे आ रहा है तो ओनली सेल सिग्नल पे काम करो। ये हो गया रूल, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। अब ये बाई सिग्नल आया डिमांड जोन पे और MACD ने जो कर्व लिया था, कर्व मतलब MACD नीचे जा रहा था, उसके बाद कर्व ले रहा है, तो कर्व ले रहा है इसका मतलब ये बढ़ने की तैयारी कर रहा है। अगर ये यहां पे भी एंट्री लेते तो ये तीसरी कैंडल पे भी परफेक्ट टाइमिंग पे एंट्री था। तो ये एंट्री पे बाई सिग्नल पे मैंने बाई किया, सेल सिग्नल पे मैंने कुछ नहीं किया, बाई सिग्नल पे बाई किया, सेल सिग्नल में कुछ नहीं करूंगा, बाई सिग्नल पे वापस से बाई करूंगा। जब तक वो मैग्नेट जोन तक नहीं जाता है मैं ओनली बाई करूंगा, क्योंकि सेल सिग्नल इसका मतलब यही है ओनली जस्ट प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद वापस बाई करना है, प्रॉफिट बुकिंग बाई करना है, प्रॉफिट बुकिंग बाई करना है, और बाई करने के बाद वो ऊपर तक जाएगा। तो ये दो पैरामीटर है। बैंगलोर से आपका नाम क्या था? विजय सर, विजय सर, आपने बताया कि मेरे को समझ में आ गया, वो बिना कैंडल स्टिक्स के बिना आपने बताया कि वो MACD के ऊपर रहने के बाद सेकंड कंफर्मेशन होगा। हाँ, लेकिन वो MACD ये कैंडल स्टिक स्टार्ट में कैसे पता चलेगा सर हमको? एवरी टाइम पता चलेगा। नहीं, वो चार्ट में, पहले चार्ट में तो बताया आपने MACD का क्रॉस टच होने तक वेट करेंगे करके, लेकिन ये अभी चार्ट दिख रहा है ना, इसमें तो आपने कैसे पता चलेगा सर हमको MACD कहां पर है करके? ये वाला MACD कहां पर है ये तो आपको ऐड करना पड़ेगा ना इंडिकेटर में। ओके ओके, आपको ट्रेडिंग व्यू में दो इंडिकेटर ऐड करना है, ठीक है? ओके। मैं आपको बता रहा हूं कैसे ऐड किया जाता है। मैं यहाँ पे MACD को डिलीट कर देता हूं, हमारे इंडिकेटर को भी डिलीट कर देता हूं, ठीक है? ठीक है। अब इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, ओके आत्मन इंडिकेटर को ऐड करना है, ओके ठीक है? वो आत्मन इंडिकेटर प्लॉट हो जाएगा। उसके बाद
आपको सर्च करना है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। ओके सर। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, उसका शॉर्ट फॉर्म है MACD। MEC। ओके MACD। ओके सर। उसको क्लिक करोगे ओके। तो ये प्लॉट हो जाएगा। अच्छा ओके, नीचे में जो है वो बोल रहा। अच्छा यस। अब ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा और एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखिए, प्राइस जो है वो स्टेबल थी, कहीं ऊपर भी नहीं जा रही थी, कभी नीचे भी नहीं जा रही थी, ठीक है। ओके। बट उसी समय पे ये जो लास्ट रेड कैंडल है ओके। उस तक देखिए कि ये MACD पहले तो नीचे जा रहा था, बट वो लास्ट कैंडल तक वो कर्व लेना शुरू कर दिया। ओके। अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये कर्व लेना शुरू कर दिया। सही सही है सर। कर्व लेना शुरू कर दिया, इसके मीन्स क्या था कि अभी यहां पे देखिए ये वाला जो जोन है, जैसे पहले MACD था ये वाली लाइन पे, यहां पे था, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे वो MACD यहां पे ऊपर आ गई और वहीं पे ग्रीन जोन थी। अब ये देखिए, पहली कैंडल जो थी ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल पे भी वो MACD था 129 पे, और बाई सिग्नल पे वो नीचे जाने के बाद मतलब 137 तक नीचे गया था। अब ये अगर मैं मार्क करता हूं, एक सेकंड, ये यहां पे आप देखोगे ये कैंडल पे 129 था, ये कैंडल पे नीचे जा रहा था, पर ये बाइंग साइड पे आने पे वापस से 129, मतलब 137 से 129 आ गया। इसका मतलब वहां पे हिडन वॉल्यूम जनरेट हो गया है, अंदर किसी ने एंट्री मार लिया है। ओके। तो यहां पे जब MACD कर्व लेता है ना, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है, बिकॉज आज की डेट में RSI, आप RSI इंडिकेटर का यूज कर रहे होंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। वो इंडिकेटर को FI और DII ने पूरी तरह से रिटेलरों को ट्रैप करने के लिए अभी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर MACD का अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। ओके। प्लस मूविंग एवरेज का इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज मूविंग एवरेज को भी उन लोगों ने ऐसे अल्गो बना दिए हैं कि रिटेलर जाएगा, मूविंग एवरेज पे लेगा, ट्रैप करने के लिए उसको मारेगा, SL कट करेगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। तो मूविंग एवरेज और RSI, ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो FII ने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, मतलब रिटेलर उससे पैसा नहीं कमा पाएगा। ओके। और एवरी रिटेलर जब भी मार्केट में आ रहा है, पहले वही दो चीज लगा रहा है, भाई RSI लगा दो, मूविंग एवरेज लगा दो, उसके ऊपर ट्रेड करो, पर वो पैसा पूरा लॉस्ट करता है। सही। तो ये दो इंडिकेटर को आप कंप्लीटली भूल जाइए, मूविंग एवरेज एंड RSI। अच्छा, MACD को ऑप्शन, वो लोगों को ऑप्शन नहीं है सर, क्या सर वो ट्रैक करने का चांसेस? ऐसा नहीं है, बट MACD जो है वो अभी तक काम कर रहा है। अब समझ लीजिए ये साल काम करेगा, अगले साल काम करेगा, पर हो सकता है कि उसके नेक्स्ट ईयर इसका भी तोड़ लेके वो अल्गो ऐसा बना दे कि हमको वहां पे भी ट्रैप कर दे। ओके। मे भी हो सकता है कि मेरा इंडिकेटर है, ठीक है, ओके, शायद वो पॉपुलर हो जाए, ओके, उनकी नजर में आ जाए, तो मुझे ट्रैप करने के लिए भी उसके सामने एक और इंडिकेटर लेके आ जाए वो लोग, या और एक अल्गो लेके आ जाए कि ये इंडिकेटर ने बाई दिया तो हम सेल करेंगे। हो सकता है कि 2 साल के बाद मुझे भी इसके अंदर चेंजेस करने पड़े, तो मैं हमेशा अपडेट करता रहता हूं कि मेरे इंडिकेटर में कमी क्या है, मुझे क्या सुधारना है। सही। शायद अभी आप नए ज्वाइंट हुए, 2 दिन पहले ये सारी चीजें नहीं थी, 2 दिन पहले ही मैंने ये लॉन्च किया हुआ है, मतलब अपडेशन, बाई ऑब्जर्वेशन, डॉटेड लाइन, और ये सारी चीजें मैंने अभी अपडेट किया हुआ है। ओके। नहीं सुनील सर, ये अपने स्टॉक्स में तो हमको पता ही चलेगा कैसे कि
बाई सिग्नल और सेल सिग्नल जो आपने कंडीशंस बताया, लेकिन ऑप्शन बाइंग में जो डिफरेंस रहता है ना सर, क्योंकि वो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का हमको यहाँ पर वो नहीं दिखेगा ये चार्ट में, वो वैसे ही दिखेगा कि ऑल्स बाइंग मतलब सो कॉल ऑप्शन लेना, नहीं तो सेलिंग मतलब सो पुट ऑप्शन को बाई करना। सही है ना सर? राइट। ओके, लेकिन ये चार्ट में वो थोड़ा ऑप्शन बाइंग में वो थोड़ा अच्छा वो ऑप्शन दिए तो सो मैं थोड़ा नहीं कर सकते, हम नहीं तो एक्चुअल में नहीं हो सकता, नहीं 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 एक्चुअल में नहीं हो सकता है। उसका रीजन बता कि समझ लीजिए बैंक निफ्टी निफ्टी का आपका चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, और फिर बाद में समझ लीजिए कि आपने कोई थर्ड स्टॉक निकाला जिसके अंदर ऑप्शन चार्ट ही नहीं है, ओके तो वहां पे वो एरर शो करने लगता है। ओके ठीक सर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये ट्राइडेंट करके स्टॉक है, ठीक है, ओके ओके अब इसकी कोई ऑप्शन चेन है नहीं, तो ये बाई सिग्नल भी नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा, वो एरर दिखाएगा। तो मुझे अकेला इसके ऊपर काम नहीं करना है। और सेकंड चीज क्या है कि जैसे क्रिप्टो है या फॉरेक्स है, उसकी ऑप्शन चेन नहीं है, उसके फ्यूचर में काम करना है। जैसे इसके फ्यूचर में काम करना था, तो मुझे यही अगर मैं वो ऑप्शन का डाल देता हूं कि ये लेना है ये नहीं लेना है, तो यहाँ पे एरर शो कर जाएगा, तो ये मेरे रिस्ट्रिक्शन में आ जाता है। अच्छा तो वो आपको प्री डिफाइन ही करना पड़ेगा। ओके, लेकिन निफ्टी 50 में तो ऑप्शन में कर सकते हैं ना सर, वो स्टॉक्स में भी ऑप्शन में कर सकते हैं सर। ये निफ्टी 50 में आराम से कर सकते हैं। निफ्टी 50 में देखिए, मैं आपको और एक चीज वैसे सबको बता दिया है, फिर भी आपको वापस से बता रहा हूं। ओके ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है, ओके यहां पे देखिए प्राइस क्या लिखा हुआ है, 4815, ठीक है, ओके और यहां पे प्राइस क्या लिखा हुआ है, 4812। ओके अब इसका मतलब ये है कि ये जो डॉट है यहाँ पे नीचे डॉट है 4812 पे, ये डॉट लाइन है। अगर ये प्रीमियम अगर 4812 से नीचे क्लोज हुआ तो सेल ऑब्जर्वेशन पता चल जाएगा। मतलब आपको अभी से पता है, राइट नाउ पता है कि सेल ऑब्जर्वेशन कब आने वाला है। तो आप अकॉर्डिंगली 10 मिनट पहले आप अपनी वॉच लिस्ट को तैयार भी कर सकते हैं और रेडी भी रह सकते हैं। और अगर एमएससीडी और ये दोनों पॉइंट अगर मैच कर जाते हैं तो आप राइट टाइम पे एंट्री भी कर सकते हैं। अच्छा, सेल के लिए भी और बाई के लिए भी। ओके अब समझ लीजिए कि कोई एक ये वाला कंडीशन है। अब ये देखिए, यहां पे दो प्राइस दिख रही है 2536, ओके, और यहां पे दिख रहा है 2603। अब ये 2603 जब भी ये 2603 को क्रॉस करेगा बाई ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ये आपको अभी से पता है। ओके एंड सेकंड, एमएसीडी अगर धीरे धीरे डाइवर्जन भी लेती है ओके तो आपका डबल कंफर्मेशन हो गया, आप फिर एंट्री कर सकते हैं। यानी अभी से पता है आपको कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी और इसके ऊपर अगर प्राइस क्लोज होगी तो आपको एंट्री लेने के लिए टाइम अभी से पता है। ओके, पहले ही से ओके, वही तो मेन इंपॉर्टेंट है। ये जो डॉट है ना वही आपको बता देगा कि आपको बाई पे जाना है या सेल पे जाना है। अच्छा, आप समझ लीजिए कि अगर ये सेल ऑब्जर्वेशन दिया था, आपने राइट टाइम पे एंट्री कर लिया, ओके तो उसका एसएल आपने ऊपर रखा होगा। अब कैंडल फिनिश हो गया, अब ये डॉट यहां पे आ गया है, ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका ट्रेलिंग एसएल जो है वो डॉट से थोड़ा सा ऊपर वहां पे शिफ्ट कर देना है। ओके
वैसे वैसे वो डॉट को नीचे लेके आते जाएंगे, वैसे वैसे आपका ट्रेलिंग एसएल भी हो जाएगा और प्रॉफिट लॉक भी कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। तो ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो डॉट से ही हमको फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमको बाई सिग्नल लेना है नहीं तो सेल सिग्नल लेना है। 100% आपको पता चल सकता है। डॉट को देखना है, लाइन को देखना है, MACD को देखना है, बस ये 2-3 कंफर्मेशन ले लिए, आपका काम खत्म। ओके, अच्छा, आप मेरे कोई भी ग्रुप में है, टेलीग्राम ग्रुप में है या व्हाट्सएप ग्रुप में है? हाँ सर, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप में भी। अभी एक वीडियो डाला था, वो वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ठीक है, लास्ट में एक वीडियो डाला था, उसको ध्यान से। और कोई भी मुझे सवाल करिए, मुझे पता चले कि एग्जैक्टली कंफ्यूजन कहां पर है लोगों की। और सर एक बात है कि लॉट साइज अभी बिगिनर को अगर करना है तो लॉट साइज कितना रखना चाहिए सर, बिगिनर एज ए बिगिनर? जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए। सर जल्दी से पेपर और पेन ले लीजिए। पेपर और पेन? हाँ सर, मैं रखता हूँ सर, कभी मेरे पास डायरी रखता हूँ कभी। ठीक है, लिखिए। सर निफ्टी 50 में अगर ट्रेड करते हैं तो 65 का लॉट साइज है, ठीक है। ओके, एवरेजली 400 का प्रीमियम का स्ट्राइक प्राइस लेते हैं, इंटू 65 करिए, कितना हुआ? सर निफ्टी 50 का तो 65 का लॉट साइज है। 65 और 400 का प्रीमियम इंटू 65, प्रीमियम प्रीमियम 400 का इंटू 65 कितना हुआ? 26,000 26,000। हाँ सर, इंटू 12 करो, 12 इंटू 12 12 3,12,000। ओके, ओके सर। 3,12,000। इट मीन्स इफ योर आपके अकाउंट में अगर 3,12,000 है तो आप एक लॉट के लिए एलिजिबल है, ओनली वन लॉट के लिए। ओके, ओनली वन लॉट के लिए एलिजिबल है 3,12,000 रुपए पे। अच्छा ओके, इतना कैपिटल रहना चाहिए सर वन लॉट बाय करने के लिए? वन लॉट बाई करने के लिए और मेंटल पीस के लिए 3,12,000 इज इक्वल टू 3 लाख का अमाउंट अगर है तो मेंटल पीस से आप अपना ट्रेड एकदम एग्जीक्यूट अच्छे से कर सकते हैं। अच्छा ओके, अगर 30,000 का कैपिटल आप लेके आए और 3 लाख का कैपिटल मैं लेके आया, आपका 2,000 का लॉस हुआ, मेरा 2,000 का लॉस हुआ। सेकंड ट्रेड में टेंशन में कौन होगा, मैं होगा या आप रहेंगे? मैं जो कुछ भी 30,000 लेकर आता हूँ, मैं टेंशन। सो दैट्स वाई आप लोग पूरा पैसा 30,000 लॉस कर जाते हैं। ओके, तो ये मिनिमम लॉट साइज है। ओके, ये मेरी जीवन का रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 मैं कभी नहीं तोड़ता। ओके, ओके। आज मेरे रूल के हिसाब से मैं 7 लॉट के लिए एलिजिबल हूं, ओनली। कितना इयर्स में ये 7 लॉट का आपने एलिजिबल बनाया सर? कितना इयर्स लगा आपको? मैक्सिमम 18 महीना, 18 months। 18। सर सो इस लॉट साइज को कभी भी भूलना मत। और ये कोई नहीं सिखाएगा, कोई भी आदमी आप लोगों को नहीं सिखाएगा। सब लोग ये बोलेगा तुम 20,000 से भी कर सकता है, 30,000 से भी कर सकता है, क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। सर ये कॉन्सेप्ट कोई अभी तक कोई भी नहीं बताया सर। बताएगा भी नहीं, क्योंकि फ्री में रहता है ना। अब दूसरा तकलीफ भी क्या है, फ्री में ज्ञान मिला है ना, उसको कोई रखेगा भी नहीं, जीवन भर याद मिलेगा। इसलिए मैं नोटबुक में आपको लिखाया कि ये लिख लीजिए, शायद कभी नोट का पन्ना पलटोगे तो याद करोगे कि हाँ ये बोला था और मैंने ये नहीं किया है।
हाँ सर। अगर मैं बोलता और आप सुन लेते ओके। तो वो भूल जाते, पर लिख लिया, भूल जाते हैं। लिख लिया नहीं सर, ये अगर आप लिखो है ना माइंड में, वो ऐसे रह जाता है सर, वो माइंड में रह जाता है। अभी सही सही। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को मेंटली कुछ भी तकलीफ है ट्रेडिंग में, मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, पर रात को 8 बजे के बाद मत करना। सभी सर, आपने बोला कि 1 लाख के लिए 3 लाख 3 लाख के ऊपर रहना चाहिए। सो इतना तो सबके पास नहीं रहता है, इतना कैपिटल। अगर उन लोगों के लिए क्या ऑप्शन होता है सर, अगर कुछ करना है तो ट्रेडिंग बंद कर दो, बंद कर देना। उसका रीजन है मेरे भाई, बट Okay. ऑब्वियस है कि 30,000, देखिए आप है ना, एक एग्जांपल देता हूं, ओके 30,000 Okay. पहले लेके आओगे वो वॉश आउट हो जाएगा, वापस आप कैसे जैसे Okay. 30,000 लेके आओगे वो वॉश आउट हो जाएगा, वापस से आप 30,000 लेके आओगे वॉश आउट। 3 इयर्स में 101% 3 लाख रुपीस आप लेके आओगे और वॉश आउट हो जाएगा। इससे अच्छा तो आफ्टर 3 इयर्स वन टाइम के लिए 3 लाख रुपीस लेके आओ। ओके, ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, कई लोग बोलते हैं मेरा 11 लाख का लॉस है, मेरा 3 लाख का लॉस है, मेरा 10 लाख का लॉस है, मेरा 12 लाख का लॉस है, मेरा 6 लाख का लॉस है। अब लॉस करेंगे इसीलिए कि जब आपकी कैपिटल टुकड़ों टुकड़ों में लेके आएंगे नहीं होगा, ओके ओके पॉसिबल ही नहीं है कि आप सरवाइव कर पाओ। ओके, ठीक है। और ये बात तभी याद आएगी जब आप 10 बार लॉस करोगे और वॉश आउट कर दोगे, तब याद आएगी हाँ यार ये कर देते तो अच्छा रहता। क्योंकि मैं भी सेम आप ही की लाइफ जी के बाहर निकला हूं। हाँ नहीं सर, इसीलिए पूछा आपको। आप जो बोल रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आज तक कोई भी नहीं बोला। सो कई लोग बोलते कि 20,000 30,000 50,000 से भी आराम से आप कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन में एकदम डिफरेंट के बताया आपने। सो ये मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात है सर, ये पीस ऑफ माइंड के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं ऐसे करके। इससे क्या होगा, आप मेरा इंडिकेटर नहीं लेंगे, नंबर 1। दूसरा, आप ट्रेडिंग नहीं करेंगे, पैसा बचेगा, वो भी तो एक प्रॉफिट ही है। सही। और प्रॉपर कैपिटल से आओगे तो माइंड आपका डाइवर्ट नहीं होगा कि ये 2,000 चला गया, ये 1,000 चला गया, या 5,000 माइनस आ गया। बट आपका सेटअप अगर ओके होगा, जैसे अभी इंडिया विक्स बढ़ा हुआ है तो फ्लक्चुएशन तो 50 पॉइंट ऊपर 50 पॉइंट नीचे ऐसे ही चला जा रहा है। तो 50 पॉइंट का एसएल जब बार बार लगता रहेगा तो आपको तकलीफ रहेगी, और आपका 30,000 का कैपिटल तो ऐसे ही वाइप आउट हो जाएगा 10 दिन में, 15 दिन में। और हुआ भी होगा, कितने लोगों का होगा, बोल नहीं रहे, अंदर से बोल नहीं रहे, कितने लोगों का 2-2 बार कैपिटल वाइप आउट हो गया होगा। ओके, ठीक है। और कुछ जानना है किसी को, और को भी कोई जानना है, जानकारी चाहिए? ये अभी हमारे सब बताइए, हो गया था, आप प्लीज स्टोरी की शेयर कर दें। रिकॉर्डिंग आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जी चलिए तो क्लास यहाँ पे फिनिश करें। बिल्कुल जी। ओके, फिर और मिलते हैं। थैंक अगर यू, कुछ रहेगा मैं आपको मैसेज करूंगा। थैंक यू।